हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ करंट अफेयर की दूसरी क्लास। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से विद कंटेंट के साथ आपके साथ पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई को लेके सजग तरीके से एक प्रयत्नरत कार्यरत होने के बाद ये पढ़ाई कर रहे होंगे तथा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ भी होंगे। तो आइए, एक बार फिर से निवेदन है आपसे कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि सेशन लंबा होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर का है, हर एक पॉइंट भी बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो पहले क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेबास्टियन लेकॉर्नु। सेबास्टियन लेकॉर्नु, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। इनके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहे हम। तो ये है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 सेबास्टियन लेकॉर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, सेबास्टियन लोकार्नो इससे पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री थे। भाई साहब, ये पहले रक्षा मंत्री हुआ करते थे, अब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है दोस्तों, उन्होंने फ्रांसवा बायरो की जगह ली है। किन की जगह ली है? फ्रांसवा बायरो की जगह ली है। ठीक है, इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे फ्रांसवा बायरो जी थे। ठीक है, जिन्हें संसद में बजट प्रस्ताव पर विश्वास मत हारने के बाद हटाना पड़ा। यानी कि जो ये बायरो जी थी जी दो जो थे, इन्हें विश्वास मत के द्वारा हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बता देता हूँ थोड़ा सा और। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहाँ की मुद्रा यूरो। और देखिए, यूरो का चिन्ह भी आपके सामने प्रदर्शित है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से अपने नोट्स लिखते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पृथ्वी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है हमारा 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, यानी कि 2 का ए आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंटों पे। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थापना 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर की गई। किसके साथ मिलकर की गई है? WHO के साथ मिलकर की गई है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आत्महत्या मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम करने के लिए होता है। ठीक है, इसकी स्थापना इसलिए की गई है कि जो आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनको प्रति जागरूकता और उनके रोकथाम के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, 2025 में इसकी थीम थी आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। क्या थीम थी? आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय फुटबॉल टीम ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है दोस्तों? CAFA नेशंस में कौन सा पदक जीता है? तो वो पदक जीता है कांस्य, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन सा पदक? कांस्य। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आपको बता देता हूँ, इसके CAFA की फुल फॉर्म है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले पॉइंट। भारतीय फुटबॉल टीम ने CAFA नेशंस 2025 में कांस्य पदक ब्रॉन्ज जिसे कहा जाता है जीता है। ठीक है, यह मुकाबला तजाकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम ओमान के खिलाफ खेला गया था। कहाँ खेला गया था? हिसार के सेंट्रल स्टेडियम में खेला गया था। और किसके खिलाफ खेला गया था? ओमान के खिलाफ खेला गया था, जिसमें मैच 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ। यानी कि दोनों पार्टियों की जो अंक तालिका में जो स्कोर था वो 1-1 था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पेनल्टी शूट में भारत ने 3-2 से जीत हासिल की। यानी जब दोनों टीमों का स्कोर बराबर हुआ, उसके बाद पेनल्टी शूट होता है। पेनल्टी शूट में हमारे भारत का स्कोर 3 और 2, यानी 3 हमारे भारत का, 2 किसका? ओमान का। इसलिए हमारे भारत का 1 अंक ज़्यादा था, इसलिए हमारा भारत जीत गया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी है। वह किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? कौन?
अकुजावा अकुजावा जी संबंधित हैं जापान से। कहाँ से? जापान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। 102 वर्षीय जापानी व्यक्ति कोकिची अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 5 अगस्त 2025 को माउंट फूजी की 3776 ऊंचाई पर चढ़ाई पूरी की और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। यानी जो माउंट फूजी है, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई, उसकी जो जहाँ तक इन्होंने चढ़ाई की है उसकी 3776 मीटर ऊंचाई तक इन्होंने चढ़ाई करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। कितनी? 3776 किलोमीटर है। ये एक क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कहता है सितंबर 2025 में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो वो दोस्तों थे हमारे नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के। ठीक है दोस्तों, और आज मैं सुन भी रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे युवाओं ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया है। ठीक है, सरकार का। और देखिए इनके बारे में थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया। यानी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, प्रदर्शन हुए थे और बहुत ज़्यादा हिंसक कार्रवाई भी हुई थी युवाओं के द्वारा। उसके बीच इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से नेपाल सरकार द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनरेशन जेड किसके लिए? जनरेशन जेड के लिए युवाओं द्वारा किए जा रहे हैं। जो यहाँ की सरकार ने वो लगाया था ना सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, उसके लिए जनरेशन जेड जिसे बोलते हैं। ये पॉइंट लिख लेना, जनरेशन जेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके उपलक्ष्य में ही ये सब चीज़ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए नेपाल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ का जो मुद्रा होगी वो नेपाली रुपया होगी। यहाँ की जो संसद होगी नेशनल असेंबली होगी। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल FP5 फ्लामिंगो का सफल परीक्षण किया? किस देश ने सफल परीक्षण किया है FP5 का? तो वो क्या है? यूक्रेन ने। किसने किया? यूक्रेन ने। 6 का ये आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आइए इसके थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। यूक्रेन की रक्षा कंपनी फायर पॉइंट ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल FP5 फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। किसका सफल परीक्षण किया? फ्लेमिंगो का। ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंगो मिसाइल की मुख्य विशेषताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं यह देखिए, मुख्य विशेषताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी। यह ज़मीन से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल है। यानी ज़मीन से जो दागी जाने वाली है ये उस प्रकार की क्रूज मिसाइल है। ठीक है, मारक क्षमता है इसकी 3000 किलोमीटर। कितनी मारक क्षमता है? 3000 किलोमीटर। बार हेड क्षमता है इसकी, यानी कि जो बाहर ले जाने की क्षमता है उसकी क्षमता है 1150 किलोग्राम वजन ले जा सकती है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सितंबर 2025 में किस राज्य को 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो किस राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? वो भी चौथे नंबर का। तो वो करा गया है हिमाचल प्रदेश को। यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। किसे किया गया है? हिमाचल प्रदेश को। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए बता देते हैं इसके बारे में थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू। हिमाचल प्रदेश को 8 सितंबर 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला है। क्या पूर्ण राज्य साक्षर होने का दर्जा किसे मिला है? हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसका मतलब है कि राज्य की साक्षरता दर 9.3% तक पहुंच गई है, जो केंद्र सरकार के मानक 95 से बहुत अधिक ज़्यादा है। यानी हमारी जो केंद्र सरकार का मानक है कि भाई किसी भी राज्य का अगर 95% साक्षरता है तो वो बहुत उत्तम है। बट इसकी तो और भी ज़्यादा हुई है, इसकी हो गई है 99.3। ठीक है, तो ये बहुत ही उत्तम बात होती है। ठीक है दोस्तों, आइए भारत में पूर्ण साक्षरता
प्राप्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख हो जाएगा अपना, मिजोरम हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर रखी है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस राज्य की डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य के डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी मिली है। भारत का सबसे नवीन बाघ बनाने की बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी कहाँ किसे मिली है? तो दोस्तों किसे मिली है बताएंगे जल्दी से जल्दी। तो वो मिली है हमारे ओडिशा को। किसे मिली है? ओडिशा को। ठीक है, और बताएं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का नया बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है, यानी भारत का जो नया बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है वो है डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बाघों के लिए यह है ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित और इसमें लगभग 804 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा। ये ओडिशा के किस जिले में है? बरगढ़ जिले में है। और इसमें कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? 804 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, यह अभ्यारण्य हीराकुंड बांध के पास है। कहाँ है ये? हीराकुंड बांध के पास है। ठीक है, महानदी के किनारे स्थित है और ये महानदी के किनारे स्थित होगा। ठीक है, इसे 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इसे 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ओडिशा में ऑलरेडी पहले से 2 बाघ अभ्यारण्य है, वो कौन कौन से? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये 2 पहले से ही हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 कहता है सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 11वें एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, ठीक है, वार्ज LSAM 25 का जलावतरण कहाँ हुआ है? यानी कि जो टॉर्पीडो कम मिसाइल है उसका जो जलावतरण हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो दोस्तों बताएंगे कहाँ हुआ है। तो उसका जलावतरण हुआ है ठाणे में, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कहाँ हुआ है? ठाणे में। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए थोड़े से इसके पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। पॉइंट है कहते हैं भारतीय नौसेना ने 8 सितंबर 2025 को ठाणे स्थित M&S सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में अपने 11वें एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल ACTCM बार्ज LSAM 25 यार्ड 135 का जलावतरण किया गया है। किसका जलावतरण किया गया है? LSAM 25 का। ठीक है, आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। इस वार्ज का मुख्य उद्देश्य नौसेना के गोला बारूद, टॉर्पीडो और मिसाइलों के सुरक्षित और प्रभावी परिवहन को सुनिश्चित कराना है। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो गोला बारूद होता है नौसेना का, टॉर्पीडो होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान परिवहन को सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 11 ACTCM बार्ज बनाने का अनुबंध 5 मार्च 2021 को MS सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। यानी भारतीय नौसेना ने 11 ACTCM बार्ज बनाने का अनुबंध 5 मार्च 2000 को किसने दिया था? वो दिया था ASM सूर्यदीप्ता को दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने UPU एकीकरण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने UPI का जो एकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया है वो कहाँ किया है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो क्या है? दुबई में, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कहाँ किया है? दुबई में। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए इसके पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने UPU एकीकरण परियोजना का उद्घाटन दुबई में आयोजित 18वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में किया गया था। किसकी कांग्रेस में किया गया था? UPI पोस्टल कांग्रेस में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट को। UPU एकीकरण परियोजना एक डिजिटल पहल है जो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे UPI कहते हैं को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसे UPU कह के वैश्विक डाक नेटवर्क को जोड़ती है। किसको? वैश्विक डाक नेटवर्क को जोड़ती है। ठीक है, UPU एकीकरण का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण मनी ट्रांसफर जिसे कहते हैं को तेजी
तेज, सस्ता व सुरक्षित और आसान बनाना है। यानी कि किसी भी देश में या किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तरीके से धन को लाना, भेजना, उसकी मनी ट्रांसफ़र उसको जल्दी से जल्दी करना और सुरक्षा एवं आसान तरीके से किसी भी चीज़ का भुगतान करना, यही एक उद्देश्य है इसी के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, हमारा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों अपने दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखे होंगे और आने वाली सभी क्लासों को यथावत तरीके से पढ़ेंगे और अपना आभार भी हमें प्रदान करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।